जिस रिक्शा चालक को लोगों ने भिखारी समझकर सरकारी दफ्तर से धक्के देकर बाहर निकाल दिया था, ठीक 8 महीने बाद उसी की बेटी उसी जिले की नई कलेक्टर बनकर लौटी। लेकिन जब वो अपने पिता को ये खुशखबरी देने पहुंची, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आखिर इन 8 महीनों में ऐसा क्या हुआ कि एक गरीब रिक्शा चालक की कहानी पूरे जिले की सबसे बड़ी मिसाल बन गई? बरसात के बाद की वो ठंडी सुबह अभी पूरी तरह जागी भी नहीं थी। शहर की चौड़ी सड़कों पर सरकारी दफ्तरों की ओर बढ़ती गाड़ियों का शोर धीरे धीरे बढ़ रहा था। सफेद शर्ट, महंगे सूट और हाथों में फाइलें लिए लोग आत्मविश्वास के साथ एक विशाल सरकारी भवन की ओर बढ़ रहे थे। भवन के मुख्य द्वार पर तिरंगा हवा में लहरा रहा था और उसके नीचे बड़े अक्षरों में लिखा था, संघ लोक सेवा आयोग, साक्षात्कार केंद्र। हर साल हजारों सपने इस भवन तक पहुंचते थे, लेकिन उस सुबह वहां एक ऐसा सपना आने वाला था जो केवल एक परिवार की किस्मत ही नहीं, बल्कि लोगों की सोच भी बदलने वाला था। उसी भीड़ के बीच सड़क के मोड़ से एक पुराना जंग लगा रिक्शा धीरे धीरे सरकारी भवन की ओर बढ़ रहा था। उसकी चरमराहट बता रही थी कि उसने अपनी उम्र से कहीं अधिक सफर तय किया है। उसे चला रहा था रघुवीर, एक साधारण रिक्शा चालक जिसने अपनी पूरी जिंदगी अपनी बेटी के सपनों के नाम कर दी थी। पीछे बैठी थी 23 वर्षीय वैदेही। उसने सादा सूती सलवार कमीज पहन रखी थी और अपने सीने से एक पुरानी फाइल लगाए हुए थी। उसी फाइल में वर्षों की मेहनत, भूख, त्याग और उम्मीदों का सबसे बड़ा प्रमाण रखा था, यूपीएससी इंटरव्यू का आधिकारिक कॉल लेटर। सरकारी भवन के सामने पहुंचते ही रघुवीर ने रिक्शा रोका, माथे का पसीना पोंछा और मुस्कुराकर बेटी से कहा कि आज डरने का नहीं, अपनी मेहनत पर भरोसा रखने का दिन है। वैदेही ने पिता के चरण छुए, गहरी सांस ली और दोनों मुख्य द्वार की ओर बढ़ने लगे। लेकिन जैसे ही वे प्रवेश द्वार तक पहुंचे, सुरक्षा गार्ड महेंद्र ने उन्हें रोक लिया। उसने पहले पुरानी रिक्शे को देखा, फिर रघुवीर के घिसे हुए कपड़ों को और अंत में वैदेही की साधारण वेशभूषा पर उसकी नजर टिक गई। अगले ही पल उसकी ऊंची आवाज पूरी परिसर में गूंज उठी कि यहाँ भिखारियों की एंट्री नहीं होती। उसकी बात सुनते ही आसपास खड़े कई उम्मीदवार और उनके परिजन उनकी ओर देखने लगे। कुछ लोगों के चेहरों पर मुस्कान आ गई तो कुछ ने व्यंग्य करते हुए कहा कि अब हर कोई कलेक्टर बनने चला आता है। वैदेही के कदम वहीं रुक गए। उसकी आंखों में अपमान साफ दिखाई दे रहा था। रघुवीर ने शांत स्वर में कहा कि वे किसी से भीख मांगने नहीं आए हैं। उसकी बेटी आज संघ लोक सेवा आयोग के इंटरव्यू के लिए आई है और उसके पास आधिकारिक कॉल लेटर है। लेकिन महेंद्र ने बिना कोई कागज देखे ही उन्हें पीछे हटने का इशारा कर दिया। उसके लिए इंसान की योग्यता उसके कपड़ों से तय होती थी। भीड़ में खड़े कुछ उम्मीदवार भी मुस्कुरा रहे थे। वैदेही ने पहली बार महसूस किया कि गरीबी केवल पैसों की कमी नहीं होती, कई लोगों की नजरों में इंसान की कीमत भी उसी से तय होती है। रघुवीर ने बिना गुस्सा किए बेटी के कंधे पर हाथ रखा। उस स्पर्श में वर्षों का विश्वास था। उसी समय भवन के भीतर हलचल हुई और कुछ वरिष्ठ अधिकारी बाहर आए। सबसे आगे लगभग 60 वर्ष के एक अधिकारी थे। उन्होंने दूर से ही भीड़ का माहौल देखा और सीधे महेंद्र के पास पहुंच गए। उन्होंने पूछा कि मामला क्या है। महेंद्र ने आत्मविश्वास से कहा कि ये लोग बिना अनुमति अंदर आना चाहते हैं और उम्मीदवार जैसे दिखाई भी नहीं देते। अधिकारी ने बिना कोई टिप्पणी किए वैदेही से फाइल मांगी। उन्होंने कॉल लेटर देखा, उम्मीदवारों की सूची मंगवाई और कुछ ही क्षण बाद स्पष्ट स्वर में कहा कि वैदेही रघुवीर सिंह आज की इंटरव्यू की अधिकृत अभ्यर्थी हैं। पूरा परिसर शांत हो गया। अभी तक हंस रहे लोगों की नजरें झुक गईं। अधिकारी ने महेंद्र की ओर देखकर कहा कि किसी सरकारी भवन का दरवाजा नागरिकों के लिए होता है, उनके कपड़ों के लिए नहीं। प्रतिभा कभी कपड़ों की मोहताज नहीं होती। उन्होंने स्वयं वैदेही को शुभकामनाएं दी और सम्मान पूर्वक अंदर भेज दिया। रघुवीर की आंखें भर आईं। उसने हाथ जोड़कर धन्यवाद देना चाहा, लेकिन अधिकारी ने कहा कि सम्मान उस संघर्ष का होना चाहिए जिसने एक रिक्शा चालक की बेटी को यहाँ तक पहुँचाया है। कुछ देर बाद वैदेही का नाम पुकारा गया। विशाल इंटरव्यू कक्ष में 5 वरिष्ठ सदस्य बैठे थे। शुरुआत में उसकी धड़कनें तेज थीं, लेकिन अगले ही पल उसे अपने पिता का चेहरा याद आया। उसी स्मृति ने उसका आत्मविश्वास लौटा दिया। संविधान, प्रशासन, ग्रामीण विकास, महिला शिक्षा, कृषि सुधार और नैतिक प्रशासन जैसे विषयों पर उससे कई प्रश्न पूछे गए। उसके उत्तरों में केवल किताबों का ज्ञान नहीं, बल्कि जीवन का अनुभव भी झलक रहा था। बोर्ड के सदस्य उसकी बातों को ध्यान से सुनते रहे। अंत में बोर्ड के अध्यक्ष ने उससे कठिन प्रश्न पूछा,
उन्होंने कहा कि यदि भविष्य में वो किसी जिले की कलेक्टर बने और उसके अपने पिता पर भ्रष्टाचार का गंभीर आरोप लगे, तो क्या वो एक बेटी बनकर उनका साथ देगी या एक अधिकारी बनकर कानून का पालन करेगी। पूरा कमरा शांत हो गया। वैदेही ने कुछ क्षण आंखें बंद की। उसे अपने पिता का संघर्ष याद आया, लेकिन साथ ही उनकी दी हुई ईमानदारी की सीख भी। उसने शांत स्वर में उत्तर दिया कि यदि उसके पिता दोषी होंगे तो वो कानून की प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं करेगी, क्योंकि जिस दिन एक अधिकारी रिश्तों के लिए न्याय से समझौता करता है, उसी दिन जनता का विश्वास टूट जाता है। और यदि उसके पिता निर्दोष होंगे तो उन्हें बचाने के लिए वो अपने पद का नहीं, निष्पक्ष जांच का सहारा लेगी। उसने कहा कि उसके पिता ने उसे हमेशा सच का साथ देना सिखाया है, इसलिए वो सबसे पहले उसी शिक्षा का सम्मान करेगी। उसका उत्तर सुनकर कुछ क्षणों तक पूरा कमरा शांत रहा। फिर बोर्ड के अध्यक्ष मुस्कुराए और बोले कि आज उन्होंने केवल एक उम्मीदवार नहीं, बल्कि भविष्य का एक संवेदनशील प्रशासक देखा है। वैदेही ने सभी को प्रणाम किया और बाहर आ गई। बरामदे में खड़े रघुवीर ने उसकी आंखों की मुस्कान देखकर बिना कुछ पूछे ही समझ लिया कि उसकी बेटी ने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया है। दोनों उसी पुराने रिक्शे पर बैठकर गांव की ओर लौट पड़े। उन्हें ये नहीं पता था कि असली संघर्ष अभी बाकी है और आने वाले दिनों में किस्मत उनकी परीक्षा पहले से कहीं अधिक कठिन तरीके से लेने वाली है। इंटरव्यू समाप्त होने के बाद वैदेही और रघुवीर उसी पुराने रिक्शे से गांव की ओर लौट पड़े। पूरे रास्ते दोनों लगभग चुप रहे। शहर की चमक धमक पीछे छूटती जा रही थी, लेकिन रघुवीर के चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। उसने एक बार भी ये नहीं पूछा कि इंटरव्यू कैसा हुआ, क्योंकि उसे अपनी बेटी की मेहनत पर पूरा विश्वास था। दूसरी ओर वैदेही के मन में इंटरव्यू बोर्ड का अंतिम प्रश्न बार बार घूम रहा था, लेकिन उसे ये संतोष भी था कि उसने हर उत्तर अपने सिद्धांतों के अनुसार दिया है। शाम तक जब वे गांव पहुंचे तो चौपाल पर बैठे कुछ लोगों ने फिर उनका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। कोई व्यंग्य में उसे कलेक्टर मैडम कहकर बुला रहा था, तो कोई हंसते हुए कह रहा था कि इतना आसान होता तो हर गरीब का बेटा बेटी अफसर बन जाता। वैदेही ने सिर झुका लिया, लेकिन रघुवीर ने हमेशा की तरह उसे केवल इतना कहा कि जिन लोगों के पास अपने सपने नहीं होते, वे अक्सर दूसरों के सपनों पर हंसते हैं। मंजिल तक वही पहुंचता है जो लोगों की बातों से नहीं, अपने विश्वास से चलता है। उस रात वैदेही ने पिता से पूछा कि यदि वो सफल नहीं हुई तो क्या होगा। रघुवीर मुस्कुराया और बोला कि असली हार परिणाम से नहीं, कोशिश छोड़ देने से होती है। दिन धीरे धीरे बीतने लगे। हर सुबह उम्मीद लेकर आती और हर शाम इंतजार छोड़ जाती। रघुवीर रोज रिक्शा चलाने निकलता, लेकिन दोपहर होती ही उसकी निगाह गांव के डाकिये को खोजने लगती। उधर वैदेही घर के काम निपटाकर फिर किताबें खोलकर बैठ जाती। वो जानती थी कि परिणाम आने तक धैर्य भी एक परीक्षा है। करीब 15 दिन बाद दोपहर के समय डाकिये की साइकिल उनके घर के सामने आकर रुकी। उसके हाथ में सरकारी मोहर वाला एक बड़ा लिफाफा था। रघुवीर पढ़ नहीं सकता था, इसलिए उसने कांपते हाथों से वो लिफाफा वैदेही को दे दिया। वैदेही ने जैसे ही पत्र खोला, उसकी आंखें भर आईं। अगले ही पल वो दौड़कर पिता से लिपट गई और रोते हुए बोली कि उसका चयन भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिए हो गया है। ये सुनते ही रघुवीर की आंखों से आंसू बह निकले। वर्षों की मेहनत आखिर रंग लाई थी। कुछ ही देर में पूरे गांव में ये खबर फैल गई। जो लोग कल तक ताने मार रहे थे, वही लोग आज बधाई देने लगे। लेकिन खुशी के इन पलों के बीच चयन पत्र का अगला पन्ना उनके सामने एक नई चुनौती बनकर आया। प्रशिक्षण के लिए निर्धारित तिथि पर पहुंचना अनिवार्य था और यात्रा, दस्तावेजों तथा प्रारंभिक खर्चों के लिए 18,000 रुपए की व्यवस्था करनी थी। ये रकम सुनते ही दोनों कुछ क्षणों के लिए बिल्कुल शांत हो गए। घर में बेचने लायक लगभग कुछ भी नहीं बचा था। उस रात रघुवीर बहुत देर तक जागता रहा। उसने पुराने संदूक, घर के कोने और अपनी छोटी सी जमा पूंजी को कई बार देखा। अंत में उसने मन ही मन फैसला कर लिया कि चाहे उसे अपने शरीर की आखिरी ताकत ही क्यों न लगानी पड़े, वो अपनी बेटी का सपना पैसों की कमी से अधूरा नहीं रहने देगा। अगले दिन से उसकी दिनचर्या पूरी तरह बदल गई। वो सूरज निकलने से पहले रिक्शा लेकर निकल जाता और देर रात घर लौटता। स्टेशन, बस अड्डा, बाजार, अस्पताल और स्कूल, जहां भी सवारी मिलती, वो बिना रुके पहुंच जाता। शाम को घर लौटकर वो दिन भर की कमाई बड़े प्यार से संदूक में रखता। एक एक रुपया उसके लिए किसी खजाने से कम नहीं था। कुछ ही दिनों में बारिश का मौसम शुरू हो गया।
कई रिक्शा चालक घर बैठ गए, लेकिन रघुवीर भीगते हुए भी सवारियां ढोता रहा। बारिश के बाद तपती धूप आई तो उसने धूप की परवाह भी नहीं की। लगातार मेहनत ने धीरे धीरे उसके शरीर को कमजोर कर दिया। एक सुबह वैदेही ने देखा कि पिता तेज बुखार में तप रहे हैं। उसने बहुत आग्रह किया कि आज आराम कर लें, लेकिन रघुवीर मुस्कुराकर बोला कि बुखार 2 दिन बाद भी रहेगा, लेकिन समय पर ट्रेनिंग छूट गई तो वो अवसर फिर वापस नहीं आएगा। इतना कहकर वो फिर रिक्शा लेकर निकल पड़ा। दिन बीतते गए और संदूक में रखी रकम धीरे धीरे बढ़ती गई। वैदेही जब भी पिता को देर रात थका हुआ लौटते देखती, उसकी आंखें भर आती। उसे महसूस होने लगा कि उसके पिता केवल मेहनत नहीं कर रहे, बल्कि अपनी हर सांस उसकी भविष्य की नाम कर रहे हैं। एक रात जब शहर लगभग सो चुका था, रघुवीर दिन की आखिरी सवारी छोड़कर गांव लौट रहा था। पूरे दिन की कमाई उसने हमेशा की तरह एक छोटे कपड़े के थैले में बांधकर अपनी कमीज के भीतर सुरक्षित रखी थी। तभी पीछे से तेज रफ्तार ट्रक आया। उसने रिक्शा किनारे करने की कोशिश की, लेकिन बारिश से भीगी सड़क पर पहिया गड्ढे में फंस गया और रिक्शा पलट गया। आसपास मौजूद लोग दौड़कर उसकी मदद के लिए पहुंचे। रघुवीर दर्द से कराह रहा था, लेकिन उसने सबसे पहले अपनी कमीज के भीतर रखा कपड़े का थैला निकाला और पास खड़े एक परिचित दुकानदार को देकर कहा कि इसमें उसकी बेटी की ट्रेनिंग के पैसे हैं, इन्हें किसी भी हालत में सुरक्षित रखना। अगर उसे कुछ हो जाए तो ये रकम वैदेही तक जरूर पहुंचा देना। दुकानदार ने भारी मन से वादा किया और कुछ ही देर बाद एम्बुलेंस रघुवीर को जिला अस्पताल ले गई। डॉक्टरों ने तुरंत इलाज शुरू किया, लेकिन लगातार महीनों की मेहनत, बुखार और दुर्घटना ने उसके शरीर को बहुत कमजोर कर दिया था। अस्पताल के बिस्तर पर लेटे हुए भी उसकी पहली चिंता अपनी बेटी थी। जब गांव के कुछ लोग उससे मिलने पहुंचे तो उसने सबसे पहले उनसे एक वादा लिया कि वैदेही को इस दुर्घटना के बारे में कुछ नहीं बताया जाएगा। यदि उसे सच्चाई पता चली तो वो प्रशिक्षण छोड़कर वापस लौट आएगी और वो अपनी वजह से उसकी मंजिल अधूरी नहीं होने देगा। 2 दिन बाद प्रशिक्षण के लिए रवाना होने का समय आ गया। वही दुकानदार बस अड्डे पर पहुंचा और सम्मान के साथ कपड़े का वो थैला वैदेही के हाथों में रख दिया। उसने केवल इतना कहा कि ये तुम्हारे पिता ने तुम्हारे लिए छोड़ा है और चाहते हैं कि तुम बिना किसी चिंता के अपनी मंजिल तक पहुंचो। वैदेही ने थैले को अपने माथे से लगाया। उसकी नजर बार बार भीड़ में पिता को खोज रही थी, लेकिन रघुवीर वहां नहीं थे। उसने मन ही मन सोचा कि प्रशिक्षण पूरा होते ही सबसे पहले वो लौटकर अपने पिता को गले लगाएगी। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसकी सफलता की सबसे बड़ी कीमत उसका पिता चुपचाप अकेले चुका रहा था। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। प्रशिक्षण अकादमी में वैदेही की नई जिंदगी शुरू हो चुकी थी। देश के अलग अलग राज्यों से आए अधिकारी प्रशिक्षुओं के बीच उसने अपनी मेहनत, अनुशासन और संवेदनशील सोच से बहुत जल्दी अलग पहचान बना ली। कठिन शारीरिक प्रशिक्षण हो, प्रशासनिक कानून की कक्षाएं हो या नेतृत्व से जुड़े अभ्यास, वैदेही हर जिम्मेदारी पूरी निष्ठा से निभाती रही। जब भी थकान उसे कमजोर करने की कोशिश करती, वो अपने बैग में रखा वही कपड़े का थैला देख लेती जिसमें उसके पिता की मेहनत की कमाई थी। उसे लगता मानो हर रुपया उसे याद दिला रहा हो कि पीछे कोई ऐसा इंसान है जिसने अपनी पूरी जिंदगी उसके भविष्य के नाम कर दी है। कई महीनों की कठिन ट्रेनिंग के बाद अंतिम परिणाम घोषित किए गए। पूरे बैच में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली अधिकारी प्रशिक्षु के रूप में जब वैदेही रघुवीर सिंह का नाम पूरे सभागार में गूंजा तो तालियों की आवाज देर तक थमती ही नहीं थी। सम्मान पत्र और स्वर्ण पदक लेते समय उसकी आंखों के सामने केवल अपने पिता का चेहरा था। उसने मन ही मन तय किया कि ये सम्मान सबसे पहले उन्हीं के चरणों में रखेगी। अगले ही दिन पहली नियुक्तियों की सूची जारी हुई। वैदेही ने जब अपना नाम देखा तो कुछ क्षणों के लिए वो निश्चल रह गई। उसकी पहली पोस्टिंग उसी जिले में हुई थी जहां कभी एक गरीब रिक्शा चालक की बेटी होने के कारण उसका अपमान किया गया था। उसने आदेश पत्र को सीने से लगाया और मन ही मन संकल्प लिया कि उसके कार्यकाल में किसी भी गरीब नागरिक का सम्मान उसके कपड़ों या उसकी आर्थिक स्थिति से कभी नहीं आंका जाएगा। कुछ दिनों बाद जिला कलेक्ट्रेट में नई जिलाधिकारी की स्वागत की तैयारियां पूरी हो चुकी थीं। मुख्य द्वार पर वही सुरक्षा गार्ड महेंद्र भी अपनी ड्यूटी पर तैनात था। उसे केवल इतना पता था कि नई कलेक्टर प्रशिक्षण में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वाली अधिकारी हैं। जैसे ही सरकारी गाड़ी मुख्य द्वार पर आकर रुकी, उसने नियमानुसार सलामी दी। औपचारिक प्रविष्टि के लिए जब उसने नियुक्ति आदेश वाली फाइल खोली तो उसकी नजर नाम पर जाकर ठहर गई, वैदेही रघुवीर सिंह।
अगले ही पल उसे महीनों पुराना वही दिन याद आ गया जब उसने इसी लड़की और उसके पिता को इसी गेट पर अपमानित किया था। उसके हाथ कांपने लगे और आंखें शर्म से झुक गईं। वैदेही ने उसे पहचान लिया। कुछ क्षणों के लिए दोनों की नजरें मिली। पूरे परिसर में सन्नाटा छा गया। महेंद्र ने कांपती आवाज में अपनी गलती स्वीकार की और क्षमा मांग ली। वैदेही ने शांत स्वर में कहा कि वो बदला लेने नहीं, सेवा करने आई है। उसने केवल इतना कहा कि उस दिन गलती किसी गरीब के कपड़ों की नहीं थी, बल्कि सोच की थी। उसने महेंद्र से वादा लिया कि आज के बाद इस भवन से कोई भी गरीब, किसान, मजदूर या रिक्शा चालक केवल अपनी हैसियत की वजह से अपमानित होकर वापस नहीं जाएगा। महेंद्र ने सिर झुकाकर ये वचन दिया और पूरे परिसर में मौजूद अधिकारी इस दृश्य के साक्षी बन गए। उस दिन लोगों ने समझा कि सच्ची ताकत पद में नहीं, चरित्र में होती है। पहला कार्य दिवस पूरा होने के बाद वैदेही ने निर्णय लिया कि अब वो बिना किसी सूचना के गांव जाएगी और अपने पिता को ये खुशखबरी देगी। उसने उनके लिए नए कपड़े खरीदे, एक मजबूत नया रिक्शा मंगवाने की व्यवस्था की और पात्रता के अनुसार उनके लिए पक्का घर स्वीकृत कराने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी। उसके हाथ में स्वर्ण पदक था और मन में केवल एक ही इच्छा, अपने पिता को गले लगाकर कहना कि उनका सपना पूरा हो गया। अगली सुबह सरकारी गाड़ी गांव की ओर बढ़ी। जैसे जैसे रास्ता छोटा होता गया, वैदेही का उत्साह बढ़ता गया। लेकिन गांव की सीमा में प्रवेश करते ही उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। पूरे गांव में असामान्य खामोशी थी। कई लोगों की आंखें नम थीं। गाड़ी रुकते ही वो घबराकर उतरी और सबसे पहला प्रश्न यही किया कि उसके बाबा कहाँ हैं। किसी ने तुरंत उत्तर नहीं दिया। कुछ क्षण बाद गांव के एक बुजुर्ग उसके पास आए और कांपती आवाज में बोले कि बेटी, तुम आने में देर कर गई। 2 दिन पहले रघुवीर इस दुनिया को छोड़कर चले गए। ये सुनते ही वैदेही के हाथों से स्वर्ण पदक जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वो घुटनों के बल बैठ गई। वर्षों का साहस एक ही पल में टूट गया। उसे उस छोटे से कमरे में ले जाया गया जहां रघुवीर अपने अंतिम दिनों में रही थी। चारपाई के पास उनका पुराना गमछा रखा था और सिरहाने के नीचे एक मुड़ा हुआ कागज। कांपते हाथों से उसने वो कागज खोला। उसमें लिखा था कि उसे पूरा विश्वास है कि उसकी बेटी एक दिन इसी जिले की कलेक्टर बनेगी। यदि वो उस दिन तक जीवित रहा तो सबसे पहले उसे सलाम करेगा, और यदि नहीं रहा तो उससे कहना कि उसे अपनी बेटी पर आखिरी सांस तक गर्व था। साथ ही उसने एक ही सीख लिखी थी कि कभी किसी गरीब को रोने मत देना, क्योंकि गरीबी का दर्द उसने बहुत करीब से देखा है। ये पत्र पढ़ते ही वैदेही फूट फूट कर रो पड़ी। उसने अपना स्वर्ण पदक पिता की चारपाई पर रख दिया और धीरे से कहा कि ये सम्मान उसका नहीं, उसके पिता का है। वो आज जो कुछ भी है, उनके अधूरे भोजन, उनकी टूटी चप्पलों, उनकी अनगिनत जागी रातों और उनके अटूट विश्वास की वजह से है। कुछ महीनों बाद उसी गांव में एक पक्का घर बनकर तैयार हुआ। उसके बाहर किसी अधिकारी का नहीं, केवल एक साधारण सा नाम लिखा गया, रघुवीर निवास। उसी समय जिला प्रशासन ने एक और निर्णय लिया। रघुवीर के पुराने रिक्शे को सुरक्षित रखकर जिले के संग्रहालय में स्थापित किया गया। उसके सामने लगी पीतल की पट्टिका पर केवल एक पंक्ति अंकित थी। इस रिक्शे ने सिर्फ यात्रियों को नहीं, एक बेटी के सपनों को उसकी मंजिल तक पहुंचाया था। उद्घाटन के दिन पूरा सभागार मौन खड़ा था। अधिकारी, कर्मचारी, विद्यार्थी और गांव के लोग उस पुराने रिक्शे को सम्मान से देख रहे थे। वैदेही ने अपने पिता की तस्वीर पर पुष्प अर्पित किए और कुछ क्षण सिर झुकाकर खड़ी रही। उस दिन सम्मान किसी बड़े अधिकारी को नहीं, बल्कि उस साधारण रिक्शा चालक को दिया जा रहा था, जिसने अपनी पूरी जिंदगी अपनी बेटी के भविष्य के नाम कर दी थी। तभी सबको ये एहसास हुआ कि दुनिया अक्सर बेटियों की सफलता देखती है, लेकिन उस सफलता की नींव रखने वाले पिता के त्याग को बहुत कम लोग देख पाते हैं। रघुवीर के पास धन नहीं था, लेकिन अपनी बेटी के संस्कार, मेहनत और सफलता के रूप में वो सचमुच दुनिया के सबसे अमीर पिता थे। यदि आज की ये कहानी आपके दिल को छू गई हो, तो इसे उन सभी तक जरूर पहुंचाइए जो अपने माता पिता के संघर्ष और त्याग का सम्मान करते हैं। आप देख रहे हैं दिल की दास्तान। मैं हूं सीमा। अगर आज की कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में जरूर लिखें और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।